नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक कोट के साथ। गुड थिंग्स कम्स टू पीपल हु वेट, बट बेटर थिंग्स कम्स टू दोज हु गो आउट एंड गेट देम। तो बड़ी सिंपल सी बात है, जो लोग वेट करते हैं तो उन तक भी अच्छी चीजें पहुंचती हैं, लेकिन जो बाहर निकलते हैं और आगे जाके मेहनत करते हैं और उस चीज को हासिल करते हैं ना, तो उनको बेटर चीजें मिलती हैं। ओके, तो गुड से भी बेटर चीजें उनको मिलती हैं। ओके, तो इस तरीके से कुछ लोग होते हैं ऐसे, जो मतलब किस्मत के सहारे बैठे होते हैं कि जो किस्मत में है और वो हमें मिलेगा। ओके, तो वो हम उसको कह सकते हैं कि हमें गुड थिंग्स मिल रही हैं जो परमात्मा ने देना। एक होता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं, और मतलब कि जितना हमारा गोल को प्राप्त करने के लिए जो है, हमारे लिए जो हमारे अंदर जो अग्न है ना, तो वो बढ़ती जा रही है। हम लगन बढ़ाते जा रहे हैं और मेहनत करते जा रहे हैं। और मतलब ऐसा होगा कि आप जो है ना अपने गोल को अचीव कर लोगे, तो वो बेटर थिंग ही आपको मिलेगी, क्योंकि आपके एफर्ट्स लगे हुए हैं, आपने बहुत एफर्ट लगाए हैं। तो आपको पता है हर एक चीज के बारे में कि कैसे मैं अपने गोल तक पहुंचा हूँ और क्या क्या मुझे एक्सपीरियंस मिला है। तो ये सब सब कुछ आप ही को मिलेगा। ओके, तो अगर हम वेट करेंगे तो वहां पर एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा कुछ भी। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस मिलेगा, तो बेटर चीजें आपको मिलेगी। आपको पता होगा कि जब उस चीज को आप हासिल कर लोगे तो उसको मेंटेन कैसे करना है। ओके, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। जब मेहनत की होती है ना किसी चीज के बारे में, और बस मेहनत करके उस चीज को हासिल किया होता है, तो उसको एब्जॉर्ब अच्छे से कर लेता है बंदा। अगर ऐसे फ्री में मिल जाता है ना, तो उसकी कदर नहीं पता चलती कि एक्चुअल में क्या वैल्यू है इस चीज की। ओके, तो इस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो ये भी ना आपकी साइकोलॉजी को बहुत दुरुस्त रखेगी। इस तरीके से अगर आप आगे बढ़ते हो तो मेहनत करके चीज अचीव करो, उसका अपना ही आनंद है। तो ये है आज का न्यूज़पेपर। तो ये फ्रंट पेज है शनिवार के न्यूज़पेपर का, और ये है एडिटोरियल वाला पेज। तो यहाँ पर आज 5 एडिटोरियल्स हैं। तो पहले एडिटोरियल में अभी कुंभ मेला चल रहा है, तो उसके बारे में बात की जा रही है कि अभी ना एक अखाड़ा है, तो उस अखाड़े के जो यहाँ पर लीडर हैं उनकी मृत्यु हो गई कोविड-19 के चलते। ओके, तो अभी उसके बारे में यहाँ पर आर्टिकल है। तो क्या बाद में स्टेटमेंट आई उस अखाड़े के द्वारा, तो अभी उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। ओके, तो काफी बढ़िया आर्टिकल है, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। दूसरा यहाँ पर जो आर्टिकल है ये अफगानिस्तान के बारे में है। तो 11 सितंबर को जो यूएस है वो विड्रॉ कर लेगा अपने ट्रूप्स को अफगानिस्तान से। तो अभी इसी के बारे में आर्टिकल है कि क्या सिनेरियो रहेगा जब विड्रॉ कर लेगा उसके बारे में। तो उसके बाद क्या अफगानिस्तान में जो इंस्टेबिलिटी है क्या बढ़ जाएगी। ओके, तो इन सब मुद्दों के ऊपर बात यहाँ पर इस आर्टिकल में की गई है। और इसके अलावा ये वाला जो आर्टिकल है इसमें बात की जा रही है कि जो वुमेन की रिप्रेजेंटेशन है कंपनीज के बोर्ड में। ओके, अगर हम बोर्ड मेंबर्स की बात करें तो वहां पर अच्छी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। हालांकि भारत सरकार ने कानून भी बनाया है कि अच्छी रिप्रेजेंटेशन वुमेन की हो जब बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग हो। जितने मेल मेंबर हो उनके अनुपात में वुमेन की भी गिनती अच्छी खासी हो। तो ये कि इसी के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई। इस आर्टिकल में काफी कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा। और इस एडिटोरियल की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या बात की जा रही है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ इस आर्टिकल के बारे में। इस एडिटोरियल में बात कर रहे हैं ऑस्कर्स अवार्ड की। ओके, तो अभी ऑस्कर अवार्ड जो है ना वो प्रदान किए जाने वाले हैं। तो लॉस एंजलिस में होता है हर साल ये जो समारोह होता है। ओके, तो वहां पर ही हॉलीवुड का एक तरीके से कह सकते हैं कि हेडक्वार्टर है लॉस एंजलिस। जैसे हमारा मुंबई बॉम्बे जो है ना, तो फिल्म इंडस्ट्रीज का हब वो है, तो बिल्कुल लॉस एंजलिस भी ना वो हॉलीवुड का फिल्म इंडस्ट्रीज का हब है। ओके, तो वहां पर ही ऑस्कर्स अवार्ड दिए जाते हैं। तो ये बहुत ही पुरानी प्रथा है ऑस्कर अवार्ड्स की। तो सबसे प्रोमिनेंट अवार्ड इसे माना जाता है फिल्म इंडस्ट्री का। ओके, तो अभी उस समारोह में जिन जिनको नॉमिनेशन दी गई है ना, मतलब जिनको नॉमिनेट किया गया है, तो जब वो पहुंचेंगे तब उनको अवार्ड मिलेगा। तो उनको भी तभी पता चलेगा कि अवार्ड मतलब मिला है या नहीं मिला है। तो इस यहाँ पे एडिटोरियल में ऑथर के द्वारा ना अपने यहाँ पर एस्टिमेशन लगाए गए हैं कि कौन सी फिल्म के ऊपर किस एक्टर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल सकता है, किसको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिल सकता है, किसको बेस्ट स्क्रीन प्ले राइटिंग का अवार्ड मिल सकता है। तो इस एडिटोरियल को मैं तब डिस्कस करूंगा अच्छे से जब अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। ओके, तो तब हमें पता चलेगा कि किस कौन सी यहाँ पर बेस्ट फिल्म रही जिसको कि ऑस्कर अवार्ड मिला है, या बेस्ट एक्टर रहा है। तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ओके, तो जब वो आर्टिकल आएगा फिर मैं अच्छे से इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा। फिलहाल यहाँ पर सिर्फ अपनी एस्टिमेशन दी गई है ऑस्कर अवार्ड्स के बारे में। और ये वाला जो आर्टिकल है ना, तो इसमें क्या बात की जा रही है, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वैक्सीन दादागिरी मस्ट स्टॉप। तो कहने का मतलब ऐसा है कि अभी ना
वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है पूरे भारत में, तो केसेस बहुत बढ़ चढ़कर निकल कर आ रहे हैं, पॉजिटिव केसेस जो निकल रहे हैं। स्टेट्स जो है वो मतलब ये इल्जाम लगा रहे हैं सरकार के ऊपर, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, कि वैक्सीन की शॉर्टेज हो चुकी है। ओके, तो शॉर्टेज हो चुकी है सप्लाई की, तो मतलब बात नहीं बन रही जिस तरीके से बननी चाहिए थी। और दूसरी ओर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या आरोप लगा रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं, वैक्सीन की सप्लाई बिल्कुल ठीक है, जो स्टेट्स है ना वो अच्छे से मैनेज ही नहीं कर पा रहे, अच्छे से वो प्लानिंग ही नहीं कर पा रहे। ओके, तो मतलब कि आपस में ये जो है ना, ये इस तरीके से कोलिजन हो रहा है स्टेट गवर्नमेंट्स का और सेंट्रल गवर्नमेंट का। और ऑथर यहाँ पर बात करें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वैक्सीन दादागिरी नहीं करनी चाहिए, जो ग्राउंड सिचुएशन है ना वो बिल्कुल खराब है। ओके, तो वैक्सीन की सप्लाई इतनी है नहीं है जितनी की चाहिए। चाहे उत्तर प्रदेश राज्य की बात कर लो, चाहे तेलंगाना की बात कर लो, चाहे आंध्र प्रदेश की बात कर लो, तो इन सभी राज्यों में जहां पर कोविड 19 के केसेस पीक पर हैं, जितनी यहाँ पर वैक्सीन की सुविधा चाहिए वो नहीं मिल पा रही। हालांकि भारत सरकार ने हाल ही में इमरजेंसी अप्रूवल दे दी है स्पुतनिक 5 को। स्पुतनिक 5 रशिया की वैक्सीन है, उसका इंपोर्ट हम शुरू करने जा रहे हैं। ओके, तो उसकी हो सकता है कि आने वाले समय में उस फॉर्मूले से मैन्युफैक्चरिंग भी हम यहाँ पर दे दें अपनी जो अलग अलग इंडस्ट्रीज है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, उनको। ओके, इसके अलावा जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कोविशील्ड नाम की वैक्सीन बना रहा है ना, तो उसको भी भारत सरकार कह रही है कि वो अपनी प्रोडक्शन बढ़ाए, तो प्रोडक्शन बढ़ा रही है भारत सरकार, उनको फंड जारी करेगी। ओके, तो दूसरी ओर जो भारत बायोटेक है वो कोवैक्सीन बना रही है, तो वो भी जो है ना अपनी कैपेसिटी बढ़ा रही है। तो अभी जो है 10-12 मिलियन के आसपास है पर मंथ, अभी कोशिश करेगी कि वो 40 मिलियन तक पहुंचे। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी यहाँ पर महीने के हिसाब से अभी 100 मिलियन डोजेज जो है ना वो बनाने की कोशिश कर रही है, कि एक महीने में कम से कम हम 100 मिलियन डोजेज बनाए। और साथ ही साथ अभी जो एक्सपोर्ट हमने किया, एक्सपोर्ट के ऊपर भी हम यहाँ पर थोड़ा उसको रोक रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादातर जो वैक्सीन की सप्लाई है भारत के अंदरूनी हिस्सों तक पहुंचे। ओके, तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो है। तो यहाँ पर यही बात की जा रही है कि वैक्सीनेशन के ऊपर जो फ्रंट है ना वैक्सीनेशन का, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अभी अच्छे से काम करना होगा, वैक्सीन की सप्लाई बढ़ानी होगी। और इसके अलावा ये भी बात की जा रही है कि अगर जो जो वैक्सीन मतलब जिस कंपनी ने कोई वैक्सीन बनाई है ना, तो उसका अगर उसके पास पेटेंट है, तो आईपीआर इसको बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ओके, तो उसको खरीद लो। ओके, तो उसको खरीद लो, और बाद में जब गवर्नमेंट उस लाइसेंस को खरीद लेगी ना, तो उस फॉर्मूले को दे दो भारत में जितने भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है। ओके, मतलब कि कंपनीज काफी है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफी के पास है कि वैक्सीन का निर्माण हो सकता है, तो बस यही है कि उनके पास फॉर्मूला नहीं है, अपनी रिसर्च नहीं है। तो भारत बायोटेक ने अपनी रिसर्च की है, तो उसी से जो है ना वो रिसर्च किया फॉर्मूला खरीद लो और बाकी कंपनीज में बांट दो, और उनको कहो कि आप जो है वैक्सीन प्रोडक्शन शुरू कर दो, तो इससे भी सप्लाई काफी बढ़ जाएगी। ओके, तो ये सोल्यूशंस हैं कुछ कि कैसे वैक्सीन सप्लाई बढ़ानी है। एक्सपोर्ट के ऊपर एक्सपोर्ट थोड़ा कम करना पड़ेगा। और इसके अलावा भारत सरकार ना जो बाहर की जो कुछ वैक्सीन जैसे जॉनसन एंड जॉनसन है, ओके, बी फाइजर है, ओके, इसके अलावा मॉडर्ना है, तो इनका भी ऑर्डर दे रही है कि बाहर से भी हम मंगवाएं। ओके, भारत काफी एक्सपोर्ट कर चुका है, लेकिन इसके कंपैरिजन में अमेरिका ने कोई भी एक्सपोर्ट नहीं किया है दवाइयों का। और दूसरी ओर उसने जो रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं ना वैक्सीन बनाने के लिए, उसकी उसके एक्सपोर्ट के ऊपर भी पाबंदी लगाई हुई है। ओके, तो मतलब कि अभी जो जितना रॉ मटेरियल हमारे पास आ रहा है ना, तो वो यूरोपियन कंट्रीज से आ रहा है। अमेरिका भी दे सकता है, लेकिन अमेरिका ने सब चीजों के ऊपर पाबंदी लगाई है, ना वो वैक्सीन एक्सपोर्ट करेगा और ना ही वैक्सीन का रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करेगा। ओके, तो फिर भी जो हमारा काम चल रहा है वो यूरोपियन देशों के बदौलत काम चल रहा है। हमारे यहाँ पर जो यहाँ पर वैक्सीन निर्माण कर रही है कंपनीज, तो वहां से रॉ मटेरियल्स आ रहे हैं और यहाँ पर वैक्सीन हम बनाए जा रहे हैं। जो कोविशील्ड जो वैक्सीन बन रही है उसका यहाँ पर एस्ट्राजेनेका फॉर्मूला है, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बनाया। कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक बना रही है वो उसकी खुद की रिसर्च है, आईसीएमआर के साथ मिलकर उन्होंने ये रिसर्च की है, और 80% के आसपास एफिशिएंसी आई है कोवैक्सीन की। तो अभी के लिए भारत में दो ही वैक्सीन लग रही हैं, एक है कोविशील्ड और दूसरी है कोवैक्सीन। और ये दोनों दो दो डोजेस में लग रही हैं। एक एक बार वैक्सीन लगने के बाद दूसरी डोज है वो 4 से 5 हफ्ते के बाद लग रही है। और इसके अलावा वैक्सीन लगने के बाद भी काफी केसेस ऐसे निकल कर आए हैं कि जिनकी मृत्यु हो गई वैक्सीन लगने के बाद। ओके, 1 या 2 दिन के अंदर अंदर, तो ये भी सिचुएशन है। ओके, तो मतलब सब सब और देख के आपको ना आगे बढ़ना पड़ेगा। तो वैक्सीन फिलहाल लगवानी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर लगवाओगे तो चांसेस कम हो जाएंगे। ये कोरोना वायरस जो यहाँ पर स्प्रेड हो रहा है, इसके नए वेरिएंट्स निकल कर आ रहे हैं। और इसके अलावा मैंने एक ना कल वीडियो भी डाला है मैंने, कल रात को, तो उसको भी देखना कि वहां पर बात की गई कि मास्क कैसे पहनना है। ओके, नई रिसर्च यहाँ पर जो है एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं कि अगर डबल मास्क पहनते हैं तो तब भी कोरोना वायरस से बचा जा सकता है, जो नए वेरिएंट्स है उससे बचा जा सकता है, जो कि काफी तेजी से फैल रहे हैं।
तो उस वीडियो में मैंने अच्छे से बात समझाई है कि कैसे मास्क पहनना है, कौन सा मास्क पहनना है। तो उसको जरूर देखना और उसको शेयर भी करना अच्छे से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लेक्चर शुरू करने से पहले एक लाइक जरूर कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें इस लेक्चर को। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस लेक्चर का तो टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर जाइए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और आपको डेली बेसिस पे वहां पर पीडीएफ अवेलेबल हो जाते हैं। तो जब ये लेक्चर आपको मिलता है ना, अपलोड होता है, तो उसी समय ही इस लेक्चर का पीडीएफ भी आ जाता है। और इसके अलावा जो लेक्चर मैंने शॉर्ट लेक्चर डिस्कस किए होते हैं तो उनका भी पीडीएफ जो ना मैं इसके साथ ही दे देता हूँ। कई बार मैं जब लेक्चर वो डालता हूँ, मिनी लेक्चर डालता हूँ, तब भी दे देता हूँ। कई बार जो है बड़े लेक्चर के साथ भी जो ना बाकी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाते हैं। तो पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाए करेंगे, उसकी टेंशन नहीं लेनी है। ओके, चाहे आज हो जाए चाहे थोड़ा सा डिले करके हो जाए, लेकिन अवेलेबल होंगे आपको। चलिए अभी जो फर्स्ट एडिटोरियल है ना उससे शुरुआत करते हैं। तो अभी जो फर्स्ट एडिटोरियल है यहाँ पर बात कर रहे हैं, नॉट ए कुंभ मेक कोविड डिप, अखंड अखंड एग्जिट फ्रॉम कुंभ शोज करेज ऑफ फेथ। अभी देखो, जब भी कुंभ मेला लगता है ना तो इस तरीके की सिचुएशन होती है। तो ऐसे गंगा घाट पर आके जो हमारे साधु संत होते हैं, अलग अलग अखाड़े से जो आते हैं, अलग अलग अखाड़े को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो आकर यहाँ पर ना डुबकी लगाते हैं, गंगा स्नान इसको बोलते हैं, गंगा स्नान करते हैं। ओके, तो कुंभ मेले के दौरान गंगा स्नान किया जाता है, तो इसको काफी, जो हमारी धार्मिक रीति रिवाज है उसके हिसाब से काफी शुभ माना जाता है। तो अभी क्या हुआ है कि अभी यही जैसे ये एक अखाड़ा आया ना, तो ये पूरा का पूरा अखाड़ा है, मतलब कि एक ग्रुप हम कह सकते हैं कि जो स्नान करने आया। तो ऐसे ही करके एक अखाड़ा है, ओके, जिस मतलब जिनके जो लीडर है ना उनकी मृत्यु हो गई कोविड-19 के चलते। ओके, तो इसी के चलते यहाँ पर ऑथर कह रहे हैं कि ये कुंभ नहीं है, ये कोविड की डिप हो रही है, मतलब कि कोविड की मतलब गंगा में स्नान किया जा रहा है। तो ये बात यहाँ पर ऑथर की तरफ से की जा रही है। तो अभी एक अखाड़ा है जिसने निर्णय ले लिया है कि वो कुंभ मेला से एग्जिट करेगा। तो इसको यहाँ पर कह रहे हैं कि सही फेथ ये है, अगर हम परमात्मा पे विश्वास करें तो ये मतलब सही बुद्धि का इस्तेमाल करना यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये ऑथर, ये बात कही जा रही है ऑथर के द्वारा। तो अभी ना क्या स्टेटमेंट आई उनके द्वारा स्टेटमेंट आई है, मनुष्य संकट में है। ओके, तो मनुष्य संकट में है, जो ह्यूमैनिटी है वो मतलब खतरे में है। तो ये मैसेज किसके द्वारा आया है, पंचायती निरंजनी अखाड़ा, जो कि वन ऑफ द थ्री ओल्डेस्ट एंड मेजर सेक्शंस ऑफ हिंदू संत एंड साधु। तो यहाँ पर जो तीन बड़े अखाड़े हैं, तीन सबसे पुराने अखाड़े, उनमें से एक है पंचायती निरंजनी अखाड़ा। ओके, तो अभी उनके द्वारा ये बात की गई है। तो उन्होंने बिल्कुल लाउड एंड क्लियर मैसेज जो है दे दिया है कि मनुष्य जो है ना वो संकट में है। ओके, तो वो अभी उन्होंने ये निर्णय ले लिया है, अनाउंसमेंट कर दी है कि जो साधुज हैं उनके अखाड़े के, वो विड्रॉ करेंगे इस साल के जो कुंभ मेला है उसको, क्योंकि अभी कोविड-19 की जो बीमारी है, पैंडेमिक जो है ना, काफी बड़े पैमाने पर फैलनी शुरू हो चुकी है। तो अभी ये जो निरंजनी अखाड़ा है ना, तो अभी इसके अंतर्गत ही 13 रिलीजियस ग्रुप्स आते हैं, मतलब अलग अलग यहाँ पर ग्रुप्स जो है इनके अंदर काम करते हैं, जिसके जब ये इकट्ठे मिलते हैं तो एक अखाड़ा बनता है। ओके, तो एक बड़ा ग्रुप बनता है जिसको यहाँ पर इन्फ्लुएंशियल ग्रुप कहा जा रहा है, यहाँ पर अखाड़ा कहा जाता है, जो कि इसका नाम है पंचायती निरंजनी अखाड़ा। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये जो एग्जिट कर रहे हैं कि तो इनकी आस्था में कोई कमी है। ओके, मतलब कि ये मतलब इनका जो विश्वास है भगवान के प्रति वो कम हो गया, तो इसके चलते ये जो है ना एग्जिट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो अभी क्या हुआ है, अभी ना डेथ हुई है निर्वाणी अखाड़ा हेड। ओके, जो निर्वाणी अखाड़ा के हेड है जिनका नाम है महामंडलेश्वर कपिल देव। ओके, तो अभी कोविड-19 के चलते वीरवार को उनकी डेथ हो गई, जो कि सेकंड लार्जेस्ट अखाड़ा है, जितने भी हमारे यहाँ पर बड़े अखाड़े हैं उनमें से दूसरा सबसे बड़ा अखाड़ा है। ओके, तो अभी जो काम इस ग्रुप के द्वारा किया गया है ना, तो अभी ये बिल्कुल सही है। तो अभी ये एग्जिट कर रहे हैं ना, अभी जो सुपर स्प्रेडर इवेंट चल रहा है, कहने का मतलब कि कोरोना वायरस पहले तो चलो अपने दम पर आगे बढ़ा, तो अभी इसके ना नए नए वेरिएंट्स निकल कर आ रहे हैं। जब 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 ये फैलता जा रहा है वैसे इसके नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, जो कि बहुत ही तेजी से फैल रहे हैं। ओके, तो अभी ये बहुत सही काम किया है इन्होंने कि इस सुपर स्प्रेडर इवेंट को, जो कि पेंडेमिक के द्वारा फैलाया जा रहा है, उससे बाहर आ गए। ओके, तो मतलब कि अभी जितना रश ज्यादा होगा ना और जितनी अपनी प्रोटेक्शन कम होगी उतना इसके फैलने के चांसेस ज्यादा। तो इसको समझदारी कह रहे हैं कि समझदारी वाला काम इन्होंने यहाँ पर किया है। और आगे यहाँ पर बात करें कि अगर हम बात करें धार्मिक विश्वास की, तो वो हमेशा ना किसी तर्क के विरोध में नहीं होता है। ओके, तो हमेशा यहाँ पर ना जो भी धार्मिक विश्वास होता है तो हर एक के अपने अपने बिलीफ होते हैं, जिसके बिना पर जो है ना वो ऑपरेट करता है आपका जो धार्मिक फेथ होता है। ओके, जब मतलब जिस जिस तरीके से आपका विश्वास होता है किसी भी आस्था के प्रति, तो उस तरीके से आपका यहाँ पर
जो आस्था में और विश्वास बढ़ता जाता है उसी में आप विलीन रहते हो। तो यहाँ पर ये अलग अलग डिफरेंट बिलीफ जो है, मत जो है, उनके ऊपर डिपेंड करता है और उसी के हिसाब से ऑपरेट होता है ये। ओके। तो अभी देखो बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं कि मतलब जो ना कोविड प्रोटोकॉल्स के हिसाब से भी मतलब ना यहाँ पर भी कन्फ्लिक्ट पैदा करना शुरू कर देते हैं कि मतलब ये भी सही नहीं है कोविड प्रोटोकॉल्स, अगर हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखें तो कुछ लोगों का ये भी मानना है। तो जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल यूएस की बात कर रहे हैं कि वहां पर अगर मास्क पहनना है, ओके, तो उसको यहाँ पर ऐसा देखा जाता है कि अगर जिस बंदे ने मास्क पहन लिया, तो अगर कोई यहाँ पर क्रिश्चियन के रिगार्डिंग कोई एक्टिविटी को प्रोग्राम हो रहा है तो उसको यहाँ पर अनक्रिश्चियन कहा जाता है कि मतलब क्रिश्चियन ही नहीं है जो कि मास्क जो मास्क पहन कर आ गया। ओके, मतलब इस नजरिए से देखा जाता है कि हमारे धर्म के ऊपर कोई ना कोई पाबंदी लगाई जा रही है। तो यहाँ पर अगर भारत की बात करें तो यहाँ पर भी ना जब हम फिजिकल डिस्टेंसिंग यहाँ पर फॉलो अप करने की बात कहते हैं, तो यहाँ पर इस स्ट्रेटेजी को भी ना कुछ लोगों के द्वारा कहा जाता है कि ये मतलब कि हमारी रिलीजियस कम्युनिटीज को टारगेट कर रहे हैं इस तरीके से, अगर हम कह दें कि ये फिजिकल जो है डिस्टेंसिंग का फॉलो अप नहीं कर रहे। ओके, तो ये बात यहाँ पर की जा रही है, मतलब जैसे ऐसे है ना कि मैंने इकट्ठे होकर स्नान कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर बोला जा रहा है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग का फॉलो करो तो नहीं किया जा रहा। ओके, तो इसको मतलब इसको इस धारणा से भी देखा जाता है कि मतलब हमारी जो रिलीजियस कम्युनिटीज है उसके ऊपर टारगेट किया जाता है, मतलब कि हम पुरानी बहुत पुरानी प्रथा है ये, अगर आज ये कौन सा आज की प्रथा चल रही है, तो बहुत पुरानी प्रथा चलती आ रही है, तो आप हमें हमें टारगेट करें, तो ऐसा भी यहाँ पर कहा जाता है जब उनको कोविड जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाने की बात की जा रही है, तो ये बिल्कुल गलत है। ओके, तो यहाँ पर ये बिल्कुल गलत धारणा है, अगर हम यहाँ पर ऐसा समझते हैं कि अगर कोई हमें कहे कि फिजिकल डिस्टेंसिंग का फॉलो करो तो वो हमें हमारी कम्युनिटी को टारगेट कर रहा है या फिर वो क्रिश्चियन ही नहीं है, तो ये गलत धारणा है। ओके, तो ये मतलब ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा बात करें कि कोई भी कथित संघर्ष की अगर हम बात करें ना, तो आप यहाँ पर अगर बात करें इस मॉर्टल क्राइसिस की, ओके, तो यहाँ पर ये नश्वर संकट जो हमारे ऊपर मंडरा रहा है, तो उसके सामने वो जितने भी संघर्ष वो काफी कम है। ओके, तो मतलब कि बहुत सही तरीके सहज तरीके से हमें ना यहाँ पर ये कोविड जो 19 की बीमारी महामारी, तो उसके खिलाफ लड़ना होगा। तो सच्चा फेथ तभी है जब हम यहाँ पर एक साहस दिखा रहे हैं, जो सही फैसला जब अगर हम ले रहे हैं, तो सही रास्ता अगर हम चुन रहे हैं इस यहाँ पर कोविड 19 से फाइट करने के लिए। और आगे बात करें कि जो कुंभ मेला है वो एक तरीके से ना यहाँ पर कंट्रोल्ड अव्यवस्था है, मतलब कि अराजकता जिसको हम बोलते हैं, अव्यवस्था बोलते हैं, कि मतलब कि कंट्रोल भी है, मतलब जिस तरीके से काम करना वो तो चलो रूटीन में करते आ रहे, जैसे पहले पिछले सालों में भी करते रहे, लेकिन अभी समस्या है कि सामने एक बीमारी खड़ी है। ओके, तो अभी मतलब ऐसा है कि अभी हमने एफर्ट लगाने हैं कि किसी ना किसी तरीके से जो रिस्क है ना कोविड 19 के स्प्रेड होने का, वो कम हो जाए, वो रिस्क कम हो जाए। तो इसके चलते जो ऐसी कॉन्ग्रेगेशंस होती हैं, कहने का मतलब ऐसी जो सभाएं होती है ना, चाहे वो रिलीजियस हो चाहे वो सेकुलर हो, तो अभी उनको जरूरत है कि उनको शट डाउन कर दिया जाए, रोक दिया जाए। ओके, तो अभी पिछले 5 दिनों में हरिद्वार में जो ना 2167 के आसपास जो है नए केसेस कोविड 19 के देखने को मिले हैं। ये 5 दिनों के यहाँ पर केसेस निकल कर आए हरिद्वार में ही, जहाँ पर कुंभ मेला चल रहा है अभी इस बार का। तो अभी फरवरी 2020 की बात करेंगे, जो सऊदी अरेबिया है उसने भी अपनी दो दो यहाँ पर जो हॉली साइट्स हैं, मक्का और मदीना, इनको यहाँ पर बंद कर दिया कोविड 19 के चलते, जहां पर कि हज करने जाते हैं यात्री ज्यादातर। ओके, मतलब कि जितने भी मुस्लिम कंट्रीज है ना, चाहे पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, या फिर जितने भी जहां जहां पर भी मुस्लिम कंट्रीज है, तो वो एक साल में एक बार हज करने जरूर जाते हैं मक्का और मदीना में। तो अभी इसके ऊपर भी ना पाबंदी लगा दी गई है, जो सऊदी अरेबिया की सरकार है उसके द्वारा, क्योंकि कोविड 19 का रिस्क बहुत ज्यादा है, तो हम भी यहाँ पर कर सकते हैं। और दूसरी ओर यहाँ पर यही बात करें कि जो उत्तराखंड की जो अथॉरिटीज है, हरिद्वार जो है ना उत्तराखंड के अंतर्गत आता है, उत्तराखंड सरकार के अंतर्गत यहाँ पर ये शहर है। तो उत्तराखंड की जो अथॉरिटीज, क्या उनको नहीं लगा कि उनको भी मतलब ऐसा साहस भरा कदम जो था उठाना चाहिए था, यहाँ पर कुंभ मेला का यहाँ पर उसको रोकने का या बंद करने का यहाँ पर ऐसा अनाउंसमेंट करना चाहिए था, जैसे कि सऊदी अरेबिया ने किया। और आगे आखिर में बात की जा रही है कि जो प्राइम गुण होता है ना, सबसे बड़ा गुण होता है किसी भी रिलीजन का, धर्म का, तो यहाँ पर इसका मकसद होता है कि यहाँ पर ना प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी अपने जो भी उसके फॉलोअर्स हैं। ओके, मतलब कि एक तरीके से फेथफुल मायने में आगे बढ़ना है अपनी प्रोटेक्शन करके। तो बिल्कुल उसी तरीके से अगर इसी हिसाब से हम बात करें ना, तो यहाँ पर हिंदूज को यहाँ पर सेफ रखने की बात कह रहे हैं कि पैंडेमिक के दौरान यहाँ पर मतलब कि उनके ऊपर संकट मंडरा रहा है, मतलब कि जो नाशवान बीमारी है, मतलब कि वो फैलती जा रही है, तो इसके चलते फिजिकल प्रिकॉशंस की जरूरत है। ओके, तो मतलब ये सब चीजें जो है ना हमें फॉलो अप करके चलनी होगी। और जो निरंजनी अखाड़ा का जो डिसीजन है,
तो उसको दोबारा से वेलकम किया जा रहा है कि बहुत बढ़िया डिसीजन इन्होंने लिया है। तो ये फेथफुल मायने में है, मतलब कि आस्था का ही प्रतीक है ये डिसीजन। ऐसा नहीं है कि अगर वो पीछे हट गए हैं तो आप उनको ऐसे क्वेश्चन मार्क करो कि मतलब ये तो डर गए हैं। ओके, मतलब कि ये जो है ना इनके अंदर आस्था की कमी है इसलिए ये पीछे हट गए, ऐसा नहीं है। ओके, ये समझदारी वाला डिसीजन जो है उन्होंने लिया है, और एक एग्जाम्पल जो है ना वो सेट की है दूसरों के लिए कि आप भी इसको फॉलो करो, थोड़ा साहस दिखाओ अच्छा काम करने के लिए। ओके, तो अच्छा काम इस सिनेरियो में यही है कि मतलब अपना बचाव रखो, अपना बचाव होगा तो तभी दूसरे का बचाव होगा। इस तरीके से ये भयानक जो बीमारी है ना इसका फैलाव जो है ना वो रुक जाएगा। तो चलिए अभी बात करते हैं एडिटोरियल नंबर 2 की। तो यहाँ पर बात करें अफगानिस्तान आफ्टर यूएस ट्रूप विड्रॉल। तो अभी देखिए इस लेक्चर के बारे में ना, इससे इसके बारे में मैंने अलग से भी एक लेक्चर बनाया हुआ है, वीडियो बनाई, शॉर्ट वीडियो बनी हुई है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, तो वहां पर जाके आप उसको डायरेक्टली वॉच कर सकते हो, तो आपको तब भी पूरा सिनेरियो समझ आ जाएगा कि किस मतलब कि अब जो अफगानिस्तान से ट्रूप्स वापसी होगी तो उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, तो ये क्यों हुआ, इसकी क्या हिस्ट्री रही, तो सब चीजों के बारे में चर्चा की गई है उस लेक्चर में। तो यहाँ पर भी हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अभी जो कंप्लीट विड्रॉल करने की ये बात कर रहे हैं ना कि जितने बचे कुछ ट्रूप्स हैं अफगानिस्तान में यूएस के, तो अभी उनको भी निकाला जाएगा। ओके, तो और इसके अलावा जो उनके नेटो अलाइज हैं तो उनके भी ट्रूप्स यहाँ पर हैं। ओके, यूएस और यूएस के द्वारा और इनके साथी मित्रों देश के द्वारा जो है ना नेटो बनाया गया था। ओके, इसका मतलब था नॉन अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो इसके तहत ये था कि मतलब आपस में ट्रूप्स को मतलब मिलाकर ना तो इकट्ठे ऑपरेशन करेंगे जहां पर भी करना है। तो यहाँ पर नेटो अलाइंस और यूएस ये सभी अपना जो ट्रूप्स का जो जो इम्प्लीमेंटेशन था ना अफगानिस्तान में, उससे यहाँ पर अपने ट्रूप्स बाहर निकालेंगे। अभी तो अभी कब निकालेंगे, लगभग लगभग कह रहे हैं कि जब यहाँ पर 20वीं एनिवर्सरी ये मना रहे होंगे 9/11 अटैक्स की, जो कि 2001 में हुआ था। ओके, तो 2001 में ही न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स जो थे ना उनको जहाज मारकर गिरा दिया गया था। तो अमेरिका के एयरपोर्ट से ही जहाजों को हाईजैक किया गया, उन्हीं जहाजों को टकरा दिया गया जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी उनके साथ, और जिसको हम यहाँ पर 9/11 का अटैक बोलते हैं। तो सितंबर के महीने में ही 11 सितंबर को ये अटैक हुआ था। ओके, तो अभी 11 सितंबर को ही जो है ना विड्रॉ करेगा अमेरिका, 11 सितंबर 2021 को। ओके, तो बिल्कुल 20वीं शताब्दी उस समय मना रहा होगा अमेरिका, जब विड्रॉ हो रहा होगा अफगानिस्तान में से यूएस के और उसके नेटो अलायंस के ट्रूप्स का। इस नेटो का हेडक्वार्टर कहाँ पर, इसका आंसर करें कमेंट बॉक्स में। और कितने देशों का यहाँ पर ना संगठन है नेटो, इसका आंसर भी करें कमेंट बॉक्स में। तो अभी क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो अभी सीधा सीधी बात है कि अभी देखो किसी जमाने में ये वाला जो वेस्टर्न एशिया का रीजन था ना तो इससे ज्यादा खतरा था अमेरिका को। मतलब यहाँ से काफी अटैक्स वगैरह होते रहे थे अमेरिका के ऊपर, जहाँ उसके अलाइज कंट्रीज के ऊपर। तो अभी सबसे ज्यादा खतरा ना चाइना से निकल कर आ रहा है अमेरिका को। ओके, मतलब कि सबसे ज्यादा टक्कर जो है चाइना दे रहा है अमेरिका को। तो यहाँ पर अभी अमेरिका अपनी पॉलिसी शिफ्ट कर रहा है, पॉलिसी फोकस जो है ना उसको शिफ्ट कर रहा है। अभी वेस्ट एशिया से निकल कर ये कहाँ पर आ रहा है, इंडो पैसिफिक के ऊपर। ओके, इंडो पैसिफिक के ऊपर, तो इसलिए तो इसने क्वाड बनाया है, क्वाड ग्रुप का मतलब क्वाड ग्रुप की अभी ना सबसे पहली मीटिंग हुई इसी साल में हुई। तो यहाँ पर 4 मुल्कों का ये ग्रुप है जिसमें चारों की चारों डेमोक्रेसीज हैं, जो कि सबसे पहले नंबर पर यूएस है, फिर इंडिया है, फिर जापान है और फिर ऑस्ट्रेलिया है। ओके, तो इन मुल्कों के साथ यहाँ पर इकट्ठे मिलकर काम किया जाएगा। जो इंडो पैसिफिक वाला रीजन है ना तो वहां पर भी चाइना की दादागिरी नहीं बढ़ने देनी है। तो इस तरीके से इस संगठन को यहाँ पर इसलिए बनाया गया। तो जब ये अपनी पॉलिसी फोकस करेंगे इंडो पैसिफिक के ऊपर, तो वेस्टर्न एशिया जो रीजन है जहां पर ये तुर्कमेनिस्तान या फिर अफगानिस्तान ये वाला सारा रीजन आ जाता है, तो यहाँ पर हम किसी ना किसी तरीके से तालिबान को ना मजबूती दे देंगे। मतलब कि जब अफगानिस्तान से ट्रूप्स ही बाहर आ गए तो तालिबान आजाद हो जाएगा, तालिबान को किसी चीज की चिंता फिक्र नहीं रहेगी। अभी भी जो 54% अफगानिस्तान है ना वो तालिबान के कंट्रोल के अंतर्गत है, और जो 46% जो यहाँ पर जो अफगानिस्तान है वो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर है। तो उसके पास गवर्नमेंट के पास अपनी मिलिट्री भी है। तो उस मिलिट्री का और इस तालिबान का ना आपस में मतलब कि कोलिजन होता रहता है, कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। तो मतलब इस तरीके से एक तो तालिबान मजबूत हो जाएगा, दूसरा साथ ही साथ जो अफगान गवर्नमेंट है जो कि अशरफ गनी की सरकार है अफगानिस्तान में, तो वो भी कमजोर हो जाएगी। और साथ ही साथ जो धीरे धीरे ये मतलब अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने डेमोक्रेसी को बिल्डअप करना शुरू किया था ना अपने देश में, तो वो भी कमजोर हो जाएगा, उसका प्रोसेस भी कमजोर हो जाएगा। तो मतलब कि इतना बड़ा नुकसान जो है ना ये हो सकता है अफगानिस्तान में, जो इतनी मेहनत की हुई पिछले 20 सालों में उस पे पानी फिर सकता है।
इंडिया ने भी अफगानिस्तान की काफी मदद की है। अफगानिस्तान को पार्लियामेंट बनाकर दी है, उनकी पहली पार्लियामेंट। और इसके अलावा खुशी किनको होगी? खुशी होगी पाकिस्तानी जनरल्स को, और उनके जो चाइनीज पैट्रॉन्स है ना उनको, मतलब चाइनीज को और पाकिस्तानियों को खुशी होगी अगर ऐसा तालिबान आजाद हो जाता है, तो तालिबान के साथ फिर से अपने ये जो पाकिस्तानी जो लोग हैं, अपने जो आतंकवादी हैं, तो उनकी सपोर्ट उनको प्रोवाइड करेंगे, या अपनी आर्मी की सपोर्ट उनको प्रोवाइड करेंगे। और अफगानिस्तान में किसी ना किसी तरीके से मतलब कि इंस्टेबिलिटी जो है ना वो रहेगी रहेगी। ओके, तो मतलब कि सरदर्द किन के लिए बना दिया जाएगा? इंडिया के लिए और तेहरान के लिए। और तेहरान मतलब, तेहरान किसकी कैपिटल है? तेहरान ईरान की कैपिटल है। ओके, तो ईरान और भारत के लिए यहाँ पर ये सरदर्द बना दिया जाएगा। उन्हीं के द्वारा फिर दोबारा से ना आतंकवादी तैयार किए जाएंगे और आतंकवादी हमले किए जाएंगे। जैसे कि आज से 10 साल पहले होता था, रूटीन था कि भारत में कोई ना कोई हमला होना ही होना है। आदत आदत सी पड़ गई थी, वैसे ही अभी दोबारा सिचुएशन बन सकती है। और इसके अलावा आगे बात करें कि यूनाइटेड स्टेट्स ने बहुत सारी जिंदगियों को यहाँ पर उसका सैक्रिफाइस किया। बहुत सारे जवान जो है ना यूएस आर्मी के शहीद हुए हैं। बहुत बड़े पैमाने पर पैसा लगा है यूएस गवर्नमेंट का अफगानिस्तान को बचाने के लिए पिछले 20 सालों में। ओके, तो अभी एक तरीके से मतलब लॉन्च पैड बन गया था आतंक का, ओके, आतंकवाद का अफगानिस्तान। तो वहां से तालिबान जो था ना वो अच्छे तरीके से यहाँ पर कंट्रोल करके चल रहा था पूरे के पूरे अफगानिस्तान को, और अच्छा आतंक इसने अपना फैलाया हुआ था जब तक यूएस यहाँ नहीं पहुंचा था। जब से यहाँ पर यूएस ने अपने ट्रूप्स उतारे तब से इनके साथ मुकाबला रहा। हालांकि यूएस तालिबान को हरा नहीं पाया। ओके, तो मतलब कि इनके साथ भी पीस एग्रीमेंट अभी साइन हुआ है, जिसके तहत 11 तारीख जो है डेट मुकर्रर हुई है कि इस तारीख को हम विड्रॉ कर लेंगे। और अगर नहीं करते तो तालिबान फिर धमकी दे रहा है कि हम दोबारा से टेरर अटैक शुरू कर देंगे। ओके, तो ये भी एक सिनेरियो है। ओके, तो अभी अफगानिस्तान अफगानिस्तान में ट्रूप्स निकाले जाएंगे, तो यूएस ने अभी सोचा है, डिसीजन लिया है कि अब मतलब जितना नुकसान हो चुका है पैसे का या जिंदगियों का, वो काफी है। तो अभी जो है ना इनको छोड़ना है। और यहाँ पर जब ये छोड़ेंगे ना, तो अभी कोई गारंटी नहीं होगी कि मतलब जिस उद्देश्य के साथ ये छोड़ रहे हैं तो वो मतलब सही रहेगी। तो अभी देखो पीस एग्रीमेंट साइन हुआ, तो बात तो ये हुई है तालिबान के साथ की मतलब कि शांति मतलब वहां पर बहाल करनी है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, और जो डेमोक्रेसी है उसको प्रमोट करना है, सरकार की सपोर्ट करनी है। तो ये मतलब श्योर नहीं है कि जब छोड़ेंगे अमेरिकी तो मतलब दोबारा से ऐसा ही होगा जैसे वो सोचते हैं। और इसके अलावा आगे बात करें कि हालांकि एग्रीमेंट हुआ है यूएस के साथ, तो तालिबान ना मतलब तालिबान अभी भी मतलब किसी ना किसी तरीके से, अगर हम अलकायदा की बात करें तो मतलब उनके साथ थोड़े बहुत संबंध इनके रहते ही रहते हैं। तो अभी अगर अमेरिका ने ट्रूप्स रखे थे ना अफगानिस्तान में, तो उसका एक रीजन यही था, अलकायदा को टारगेट करना है। तो अलकायदा का मुखी था ओसामा बिन लादेन, जिसके द्वारा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स को गिराया गया था। ओके, तो उसी को पकड़ना था। तो अलकायदा ने अपना अच्छा खासा जो है ना पैठ बना ली थी अफगानिस्तान में। धीरे धीरे अलकायदा को खत्म किया गया, ओके, अमेरिका के द्वारा। तो अभी भी कहीं ना कहीं तालिबान जो है अलकायदा के साथ संबंध बनाकर चलता है। और इसके अलावा तालिबान बहुत सारे हिस्सों को कंट्रोल करके चलता है अफगानिस्तान के। और मतलब वहां से ही ना एक तरीके से अटैक्स लॉन्च करता है अलग कस्बों में, शहरों में अफगानिस्तान के, जो जिसके ऊपर की गवर्नमेंट का कंट्रोल है। जितने अफगानिस्तान के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल है, तो वहां पर अच्छे खासे हमले तालिबान के लड़ाके करते रहते हैं। जो सिक्योरिटी फोर्सेस है अफगानिस्तान गवर्नमेंट की, उसके ऊपर हमले होते रहते हैं, बॉम्ब अटैक होते रहते हैं। तो अभी यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी के हिसाब से यहाँ पर बात की जा रही है कि मतलब अगर ये सोचे ना कि शांति बहाल हो जाएगी, तो ऐसे इसके चांसेस बहुत कम है। जब अमेरिका अपने ट्रूप्स निकाल लेगा और तालिबान मतलब दोबारा से कोशिश करेगा फायदा उठाने की, और यहाँ पर अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है ना दोबारा से संघर्ष करना शुरू कर देगी कि वो सत्ता में बनी रहे। ओके, तो एक बार जब यूएस मतलब बाहर निकल गया, एक बार जब विड्रॉ कर गया, और मतलब कि पूरी तरीके से ग्राउंड जो है ना तालिबान के हवाले चली जाएगी। 54% अफगानिस्तान अभी भी उसी के कंट्रोल में है, तालिबान के कंट्रोल में है। तो अभी इसके बाद इसके अलावा बात की जा रही है। तो अभी जो न्यू दिल्ली की बात करें, भारत की बात करें, तो उसके भी अपने मटेरियल कंसर्न्स है पाकिस्तान के बारे में, कि वो अफगानिस्तान की टेरिटरी को यूज करेंगे। ओके, तो तालिबान की मदद के साथ जो है वो आतंकवाद उसको उसको बढ़ावा देंगे। ओके, नए आतंकवादी तैयार करेंगे। ओके, तो मतलब ये सब चीजें आने वाले समय में हो सकती हैं, जिससे ना टेररिस्ट एक्टिविटीज बढ़ सकती हैं, तो जो जिसको कि पाकिस्तान सपोर्ट करेगा। ओके, तो यहाँ पर जो भी फॉर्मल गवर्नमेंट होगी काबुल की, तो उसका यहाँ पर कोई लेना देना नहीं होगा। ओके, तो मतलब वो इतनी कमजोर गवर्नमेंट होगी कि मतलब तालिबान के सामने वो कुछ भी नहीं है। ओके, तो फिर ये मतलब पाकिस्तान और ये तालिबान दोनों मिलकर यहाँ पर जो ना आतंकवादी तैयार करेंगे और मतलब एक्टिविटीज करेंगे भारत के खिलाफ। ओके, तो इसी के चलते ऑथर बात कर रहे हैं कि भारत को
अभी यूएस को राजी करना चाहिए कि वो सपोर्ट जो है ना कंटिन्यू रखे, किनको, जो अफगानिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस है उनको। ओके, तो मतलब कि अगर आप ट्रूप्स को बाहर निकाल रहे हैं तो चलो ठीक है, लेकिन जो अफगानिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस है उनको सपोर्ट आप बरकरार रखें, उनको किसी ना किसी तरीके से मदद भेजते रहिए। अगर वो स्ट्रांग रहती हैं तो ऐसी एक्टिविटीज करना, टेररिस्ट बनाने, तो ये कम हो जाएगी। ओके, तो आप क्या करें, तो यहाँ पर सलाह दी जा रही है कि रिमोट कंट्रोल ड्रोन्स जो है ना उनका इस्तेमाल करें। जैसे इनका इस्तेमाल अमेरिका ने पाकिस्तान के खिलाफ भी काफी किया है। तो पाकिस्तान के जो अफगानिस्तान के साथ जो बॉर्डर वाला एरिया था ना, तो जब अलकायदा काफी मजबूत था इस रीजन में, तो उस समय भी मतलब काफी बॉम्ब अटैक अमेरिका ने किए हैं। ओके, पाकिस्तान के अंदर घुस घुस कर भी मारा है इन ड्रोन अटैक्स के चलते। ओके, तो पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर पाया। ओके, तो अभी जो रियल टाइम इंटेलिजेंस है, ठीक है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए जो है ना काम करना चाहिए, ड्रोन अटैक्स करने चाहिए ऐसे रिमोट, ऐसे एरियाज में। ओके, तो इसी के चलते हम यहाँ पर जो है तालिबान को काउंटर कर सकेंगे। और बिल्कुल साथ साथ यहाँ पर न्यू दिल्ली को भी ना अपने आप से यहाँ पर प्रिपरेशन करनी होगी। ये मतलब एडिशनल ट्रबल जो है ना वो आ सकता है हमारे सामने टेररिस्ट अटैक्स के रूप में। टेररिस्ट अटैक्स की एक्टिविटीज बढ़ सकती है। तो अगर ऐसा ये सब कुछ होता है, तो भारत को अपनी भी तैयारी रखनी है, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट जो है ना हम नहीं रह सकते हैं। क्योंकि ये सिनेरियो होने वाला है आने वाले समय में अफगानिस्तान में। तो अफगानिस्तान में अगर इंस्टेबिलिटी बढ़ जाती है तो उस खित्ते में इंस्टेबिलिटी रहेगी और उसका इम्पैक्ट उसके आसपास के देशों में रहने वाला है। तो चलिए अभी बात करते हैं एडिटोरियल नंबर 3 की। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं ब्रीचिंग द बॉयज क्लब। 8 years since a quota for women on boards were mandated, has India ANC improved gender balance? तो इंडिया एनसी हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं भारत की जो कंपनीज हैं, ओके, उनके लिए। तो अभी ना देखो, 8 साल हो चुके हैं, तो मतलब कि कोटा मैंडेट किया था कि वोमेन के लिए यहाँ पर मतलब मैक्सिमम इतनी रिजर्वेशन या इतने मेंबर वोमेन को ना आपने रखना है, जो जो भी आपका बोर्ड होगा। ओके, तो यहाँ पर जो भी कंपनी होती है ना उसका एक बोर्ड बनता है। ओके, तो जिसको कि एक चेयरपर्सन चेयर करता है और साथ ही साथ उसमें बोर्ड मेंबर्स होते हैं, जो कि अलग अलग शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं उस कंपनी के, जो कि उस मीटिंग में बैठते हैं, तो आपस में सलाह मशवरा करके कंपनी को आगे जो ना प्रोसीड करते हैं, बढ़ाते हैं, कि डिसीजन लेते हैं कि कंपनी को आगे कैसे लेके जाना है। तो अभी उनमें ना वोमेन्स की पार्टिसिपेशन बहुत कम है। ओके, तो बिल्कुल ये देखिए आप, तो ये इस तरीके से एक कोई कंपनी है एक। ओके, तो ये एक बीच में इसका चेयरपर्सन है इस कंपनी का, तो जो कि इस मीटिंग को चेयर करेगा। और ये सारे के सारे बोर्ड मेंबर्स हैं। ओके, तो बोर्ड मेंबर्स हैं तो ये शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं, जो बड़े शेयर होल्डर्स वो भी हो सकते हैं। इसके अलावा इनमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी बैठे हो सकते हैं, तो इन्हीं में से यहाँ पर बोर्ड मेंबर से ही डायरेक्टर को चुना जाता है। ओके, तो एक चेयरपर्सन होता है। ओके, जैसे मैं रिलायंस की बात करूँ तो मुकेश अंबानी अपने ग्रुप के चेयरपर्सन है। तो जब भी मीटिंग बैठती है तो वो यहाँ पर ऐसे सेंटर में, तो साइड में उसके बोर्ड मेंबर्स होते हैं, डायरेक्टर्स भी होते हैं। डायरेक्टर्स भी उन्हीं बोर्ड मेंबर्स में से बनाए जाते हैं, जो कि जिनको एक पर्टिकुलर टास्क दे दिया जाता है कि इस कंपनी का ये वाला सेक्शन, इसके डायरेक्टर आप है, इस सेक्शन के डायरेक्टर आप है। तो इस तरीके से ना काम चलता है। तो इसके अलावा एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी होता है। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का वो जो होता है ना, तो मतलब कि उसका इस किसी भी कंपनी के साथ कोई लेना देना नहीं होता है। ओके, मतलब वो पूरी तरीके से आजाद होता है, ना उसके ऊपर कोई शेयर होल्डर्स का प्रेशर है, ना कंपनी के चेयरपर्सन का प्रेशर है। तो वो जो भी डिसीजन लेता है ना, तो उसको यहाँ पर रखा इसलिए जाता है कि बिल्कुल फेयर डिसीजन हो। मतलब ऐसा ना हो, अगर कोई शेयर होल्डर्स को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लगाते हैं, तो हो सकता है कि अपना फायदा सोचे पहले, तो बाद में यहाँ पर दूसरे इन्वेस्टर्स का फायदा सोचे। तो ऐसा हो सकता है। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर होता है तो दोनों का फायदा सोच के चलता है, तो कंपनी का फायदा सोच के चलता है, फिर उसको आगे परस्यू करता है। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो होता है। लेकिन देखो, इस मीटिंग में भी ना एक ही वोमेन मेंबर आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर इसी चीज को बात कर रहे हैं कि जो बोर्ड मेंबर्स हैं, जो बोर्ड बनता है पूरा का पूरा, तो उसमें वोमेन की पार्टिसिपेशन बढ़ानी है। ये हम ही इंडिया के रिगार्डिंग अभी बात कर रहे हैं। ओके, तो ये कोई फॉरेन मीटिंग हो रही है, तो इंडिया के रिगार्डिंग ऐसी जो वोमेन है ना, तो इनकी गिनती अगर इस साइड पे यहाँ पर 4 मैन है, तो इधर भी यहाँ पर 4 वोमेन होनी चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर पार्टिसिपेशन हो बोर्ड मीटिंग्स में वोमेन की। ओके, तो अभी इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो अभी देखो, कह रहे हैं कि इंडिया ना यहाँ पर फर्स्ट एमर्जिंग इकोनॉमी है। ओके, इकोनॉमी था, मतलब जिसने की जेंडर कोटा यूज किया फॉर कॉर्पोरेट बोर्ड्स। मतलब ये जो कॉर्पोरेट जो कंपनीज है, इनके जो बोर्ड है, तो वहां पर एक जेंडर कोटा मेल और फीमेल का। तो यहाँ पर इंडियन कंपनीज एक्ट था 2013 में, जो कि मैंडेट कर रहा था कि यहाँ पर एटलीस्ट ना एक वुमन होनी चाहिए यहाँ पर जो बोर्ड बनते हैं कंपनीज के वहां पर। ओके, चाहे वो कोई पब्लिक कंपनी, पब्लिक मतलब सरकारी कंपनी है, चाहे वो कोई प्राइवेट कंपनी है। ओके, तो मतलब कि इस तरीके से
आपको काम करना होगा। तो यहाँ पर उस कंपनी का क्राइटेरिया भी बताया गया था कि कुछ यहाँ पर सर्टेन थ्रेशोल्ड होना चाहिए, पेड अप कैपिटल या टर्न होना चाहिए, जहां पर ये एलिजिबिलिटी है कि एक कम से कम एक वोमेन हो उस बोर्ड मेंबर में। तो यहाँ पर ये कैपिटल टर्नओवर कुछ भी हो सकता है, कोई यहाँ पर स्पेसिफिकेशन जो भी बताई होगी कि कम से कम 5 करोड़ का या 10 करोड़ का टर्नओवर हो। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर, तो वहां पर कम से कम एक वोमेन बोर्ड मेंबर में होनी चाहिए। ओके, तो ये यहाँ पर मैंडेट मैंडेट था कि मतलब करना ही करना है। ओके, तो 8 साल गुजर चुके हैं इस बात को, लेकिन अभी भी क्या सिनेरियो बदला है? जो हमारे बोर्ड्स हैं तो वहां पर क्या वोमेन की पार्टिसिपेशन बढ़ी है? और आगे बात करें कि जब से ये रेगुलेशन आई थी इंडियन कंपनीज एक्ट के द्वारा, तो उस समय ना मिक्स्ड रिएक्शंस देखने को मिली थी कंपनीज लीडर के द्वारा, मीडिया के द्वारा, पॉलिसी मेकर्स के द्वारा। मतलब कि अलग अलग रिएक्शन दी, किसने कोई बात कही, किसने कुछ बात कही। तो कुछ सपोर्टर्स ने ऐसा कहा कि मतलब बिल्कुल स्वागत है ऐसे बदलाव का, जो कि यहाँ पर मैंडेट किया गया कि कम से कम एक वोमेन बोर्ड में होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर इस जो ये लंबी हिस्ट्री है ना, जो मतलब जो कि डिस्क्रिमिनेशन होता आया है वोमेन के खिलाफ, तो वहां पर उसके ऊपर उसको रिड्रेस करने की कोशिश की गई है कि जो एक वोमेन जो है ना वो भी उच्च पदों तक जो है पहुंच सके किसी भी कंपनी में, जब उसको यहाँ पर एज ए बोर्ड मेंबर उसको जगह दी जाए कि कम से कम एक वोमेन जो है ना एक बोर्ड मीटिंग में बैठे बैठे। ओके, तो एक यहाँ पर बोर्ड मेंबर वोमेन होनी चाहिए। तो यहाँ पर वो ये भी विश्वास किया जाता है कि अगर एक बार किसी वोमेन को अगर हायर कर लिया जाता है, अगर उनको एज ए फीमेल डायरेक्टर बना लिया जाता है, ओके, तो फीमेल डायरेक्टर वही बोर्ड मेंबर, बोर्ड डायरेक्टर तो वही फीमेल डायरेक्टर हो गया। तो वो फिर आने वाले समय में ना जेंडर बैलेंस को इम्प्रूव कर सकती है। ओके, तो कंपनीज के अदर अदर जितने भी लेवल्स होंगे, तो जहां पर भी उसको मतलब टास्क दिया जाएगा कि प्रमोट किया जाएगा, जाके काम दिया जाएगा, तो अपने नेटवर्क्स का इस्तेमाल करके, अपने यहाँ पर काबिलियत का इस्तेमाल करके वो आगे बढ़ सकती है। ओके, तो मतलब कि जो जेंडर बैलेंस है ना, तो उसको और इम्प्रूव कर सकती है अगर एक बार उनको हायर कर लिया जाए तो ये भी यहाँ पर कुछ लोगों का ये सुझाव है, ये मानना है। और कुछ लोगों ने यहाँ पर ना इसको क्रिटिसाइज भी किया कि ये जो यहाँ पर ये मैंडेटरी जो चीज आई है, जो लॉ यहाँ पर लाया गया है, तो मतलब ये ना सही भी नहीं है। तो क्यों सही नहीं है? क्योंकि इसमें ऐसा किया जा रहा है कि यहाँ पर लिंग है ना, तो उसके अनुपात के हिसाब से कि मतलब ये जेंडर मेल है या फीमेल है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर अपॉइंटमेंट की जा रही है बोर्ड अपॉइंटमेंट्स में, ना कि यहाँ पर काबिलियत के आधार पर। तो यहाँ पर जो मेरिटोक्रेटिक यहाँ पर मतलब कि ये एंटी मेरिटोक्रेटिक मतलब कि जो यहाँ पर काबिलियत है ना, तो उसको नहीं देखा जा रहा, योग्यता को नहीं देखा जा रहा कि चाहे मैन काबिल है चाहे वोमेन काबिल है तो उसको आप अपॉइंट करो। तो यहाँ पर तो सीधी सीधी ये बात कह दी ना कि एटलीस्ट एक वोमेन होनी चाहिए, तो चाहे वो काबिल है चाहे नहीं है, तो उसको आप जगह दो ही दो। यहाँ पर इसके चलते इसको क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है, तो ये गलत भी है। हालांकि अगर हम बात करें ना कि क्या मतलब रिजर्वेशन भी अगर हमने दे दी है एक वुमेन हो, तो क्या वो मतलब कि बड़े पैमाने पर कंपनीज ने एक्सेप्ट किया है? तो इसको बात कही जा रही है कि मतलब बहुत ही थिन यहाँ पर ना आपको वुमेन की प्रेजेंस जो है देखने को मिलेगी बोर्ड मेंबर्स में, तो अभी भी इतने बड़े पैमाने पर नहीं बढ़ी है। और आगे बात करें कि अभी 8 साल बीत चुके हैं इस रेगुलेशन को आए हुए, तो यहाँ पर जो मीडिया कवरेज है ना, इसके जो नतीजे लेके निकले हैं इस रेगुलेशन के 8 साल बाद, तो वो बहुत ही निराशाजनक है। ओके, तो यहाँ पर क्या क्या कहा जाता है मीडिया के द्वारा? कहा जाता है कि जुगाड़ लगाया हुआ है कंपनीज ने, तो जो भी फीमेल अपॉइंटमेंट्स बोर्ड मेंबर्स में की भी गई है ना, तो वो बिल्कुल सिंबॉलिक है। मतलब कि ऐसा है कि जैसे रेगुलेशन ने कह दिया ना कि एक वुमेन होनी चाहिए, तो वो सिर्फ एक ही है ज्यादातर कंपनीज में। ओके, तो वो भी सिंबॉलिक मतलब दिखाने के लिए कि हाँ भी हमने वो काम कर दिया जो कि सरकार चाह रही थी, जो कि यहाँ पर हमारे एक्ट के तहत जो बात हो रही थी। इसके अलावा रिसर्च की गई है बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो यहाँ पर 200 कंपनीज का जो यहाँ पर ग्रुप है, तो वहां पर जो रिसर्च की गई, तो वहां पर जो रीजंस पाए गए, तो मतलब एक तरीके से है तो आशावादी रीजन की, मतलब कि हुआ है कुछ कुछ ना कुछ हुआ है, लेकिन जिस तरीके से हुआ ना, तो उससे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है। तो जैसे यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर एविडेंस मिले हैं काफी बातों के कि बहुत सारी कंपनीज ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ सिंबॉलिक एक्शन लिया है। ओके, मतलब कि सिर्फ अनुपालना की है, कोई अच्छे से एफर्ट नहीं किया है कि किस तरीके से फीमेल रिप्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करें हम बोर्ड्स में। तो एफर्ट करने का मतलब कि आप ऐसे मतलब रास्ते तैयार करो कि फीमेल ज्यादा से ज्यादा जो है ना आगे आए, तो यहाँ पर बोर्ड के आकर वो मेंबर बने। तो यहाँ पर सिर्फ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की कोई एक वुमेन को उठाकर जो है बोर्ड का मेंबर बना दिया। तो अभी यहाँ पर देखो एग्जाम्पल के तौर पर 55% ऑफ कंपनीज जिनके पास यहाँ पर कोई भी वोमेन नहीं थी बोर्ड में, अगर हम बात करें बिफोर रेगुलेशन, जब कोटा नहीं आया, तो तब यहाँ पर कंपनीज 55% थी जिनके पास कोई भी वोमेन नहीं थी बोर्ड में। और जब रेगुलेशन हो गई, तो 100% ऑफ द कंपनीज, ओके, तो यहाँ पर 100% ऑफ द कंपनीज उन्होंने यहाँ पर लॉ के जो है ना अनुकूल काम करना शुरू किया। और जिनमें से 70% ऐसे थे, 70% कंपनीज ऐसी थी जो मतलब कि जो
लोएस्ट थ्रेशोल्ड है ना उस कोटा का, तो उसको फॉलो करें। तो लोएस्ट थ्रेशोल्ड क्या है कि कम से कम एक वोमेन होनी चाहिए। तो सिर्फ 70% कंपनीज में एक ही वोमेन है उनके यहाँ पर जो बोर्ड मेंबर बैठते हैं। ओके, तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन बनी हुई है। तो मतलब अनुपालना तो सबने की है, मतलब कि 100% कंपनीज ने रेगुलेशन के बाद माना है कि हाँ, आपकी रेगुलेशन के हिसाब से हमें एक वोमेन बैठानी चाहिए। तो यहाँ पर 30% के आसपास कंपनीज ऐसे हैं जहाँ पर एक से ज्यादा भी वोमेन जो है बोर्ड मेंबर है। लेकिन 70% कंपनीज ऐसे हैं जहाँ पर सिर्फ एक ही वोमेन मेंबर को रखा गया है। तो कहने का मतलब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की है, कि बताने के लिए कि हाँ, हमने कर दिया है। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो रेगुलेशन है ना, तो उससे मतलब ये भी पाया गया है कि जब से रेगुलेशन लागू हुआ कि आपको एक वोमेन रखनी है, तो बहुत सारी कंपनी ऐसा भी कर रही है कि मतलब जो प्रॉपर्टी है, मतलब जब दौलत दौलत जो है ना, तो वो उसके सामने आ जाए, तो उस तरीके से भी यहाँ पर ना डिसीजन लिए जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल बात करें कि 1/5 जितनी भी कंपनीज है ना, तो यहाँ पर वो क्या कर रही हैं, फीमेल को एटलीस्ट वन वोमेन को यहाँ पर अपॉइंट कर रही हैं अपने बोर्ड मेंबर्स में। लेकिन साथ ही साथ फेमिलियल टाइज है, मतलब पारिवारिक संबंध है उनके साथ, तभी जो है ना उनको बोर्ड में जगह दी जा रही है। तो कोई ना कोई यहाँ पर जो है बड़ा शेयर होल्डर हो सकती है वो वोमेन, जो कि कंपनी में अच्छा खासा जो है दौलत अपनी इन्वेस्ट कर रही है, जिसके चलते हो सकता है कि उनको जो है एज ए बोर्ड मेंबर जो है जगह दी जा रही है। तो ये फेमिलियल टाइज, ओके, जिस कंपनी के यहाँ पर कोई पारिवारिक संबंध है किसी दूसरी कंपनी के साथ या दूसरी यहाँ पर किसी वोमेन के साथ, तो तब यहाँ पर तब भी ये भी रीजन है ना, मतलब कि वोमेन को जगह दी जा रही है। कि मतलब फॉर्मल बेसिस पे अगर आपने किसी हायर करना है, तो ऐसा ऐसे चांसेस कम है। ओके, मतलब कि पारिवारिक संबंधों को भी ज्यादा तवज्जो दी जा रही है यहाँ पर, तो ये भी सिचुएशन है। और दूसरा यहाँ पर, और जो यहाँ पर सिंबोलिज्म के साइन नजर आ रहे हैं कि मतलब सिर्फ सिंबल के तौर पर ही वोमेन को रखा जा रहा है, तो इसका ये भी रीजन बताया जा रहा है कि जो वोमेन्स की एबिलिटी है ना, कि मतलब कुछ बदलाव लेकर आ सके कंपनी की गवर्नेंस में, तो उसको लिमिट किया जा रहा है। मतलब कि उनको काम ही नहीं करने दिया जा रहा, उनको वो अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जा रही कि वो आगे बढ़कर काम करें, कुछ बदलाव लेकर आए कंपनी में। जैसे यहाँ पर बात करें कि वोमेन को डिनाई किया जा रहा है, रोका जा रहा है कि वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोजीशन तक पहुंचे। ओके, तो मतलब कि कोई काम जैसे एग्जीक्यूटिव का काम होता है कि कुछ नया बदलाव लेकर आना, खुद से डिसीजन देना कि अभी इस काम को इस तरीके से करो, तो ये ऐसा कुछ पावर उनको दे नहीं जा रही। ओके, तो ज्यादातर जितनी भी कंपनीज हैं, तो यहाँ पर जो वोमेन को अगर हायर कर रही है, तो नॉन एग्जीक्यूटिव कैपेसिटी के हिसाब से यहाँ पर उनको हायर कर रही है। कोई उनको ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी जो है वो नहीं दी जा रही है। ओके, तो जो यहाँ पर फीमेल डायरेक्टर्स अपॉइंट भी की जा रही हैं, अगर हम उनकी बात करें, तो यहाँ पर बहुत कम गिनती में वो अपॉइंट हो रही है, अगर हम कंपैरिजन करें उनके मेल जो काउंटर पार्ट्स हैं उनके उनके हिसाब से। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि किसी कमेटी को अगर सर्व करना है, ओके, किसी यहाँ पर फीमेल डायरेक्टर ने या मेल डायरेक्टर ने, चाहे जैसे नॉमिनेशन कमेटी हो गया, ओके, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर डायरेक्टर एंड एग्जीक्यूटिव लेवल रिक्रूटमेंट। ओके, तो मतलब कि अगर एग्जीक्यूटिव और डायरेक्टर लेवल रिक्रूटमेंट करनी है, तो उसके लिए जो नॉमिनेशन कमेटी होती है, तो उसी के द्वारा होती है। ओके, तो यहाँ पर ऐसी कमेटीज में जगह ही नहीं दी जाती फीमेल डायरेक्टर्स को कि वो भी काम कर सके। ओके, मतलब अगर जगह दी जाती है तो उनकी गिनती बहुत कम है। ओके, इसके चलते आगे बात कर रहे हैं कि मतलब हैरानी की बात नहीं है कि मतलब ऐसी डिसीजन मेकिंग पावर हम वुमेन को दे ही नहीं रहे हैं। ओके, उनको फीमेल डायरेक्टर्स अगर यहाँ पर बनाना है, तो उनको ऐसे आगे प्रमोट कर ही नहीं रहे हैं। ओके, तो जिसके चलते जो कोटा जिसके लिए बनाया गया था ना, तो वो अपने ऑब्जेक्टिव में मतलब खरा नहीं उतर रहा है। जिस उद्देश्य के तहत उसको बनाया गया था कोटा को, तो उसका मतलब यही था कि वोमेन को भी एम्पावर करो, उसको भी आगे लेकर आओ। जो डिसीजन एक मैन लेता है, तो वो वोमेन वोमेन भी ले। ओके, तो वो उस ऑब्जेक्टिव को मतलब नहीं हासिल कर पाया। तो यहाँ पर पॉजिटिव स्पिल ओवर तो देखने को मिले हैं कि मतलब कि वोमेन की भर्ती कर दी है कंपनी से में, तो उसको 100% यहाँ पर बनाकर चला है। ओके, जो मैंडेटरी यहाँ पर किया गया था इस रेगुलेशन के तहत। ओके, ज्यादातर यहाँ पर जितनी भी वोमेन रिक्रूट की जा रही है, तो वो लोअर लेवल पर हो रही है। तो यहाँ पर ये चीज देखने को मिल रही है, रिक्रूटमेंट है लेकिन लोअर लेवल पर। जो हायर पोस्ट है, तो वहां पर अभी भी गिनती बहुत कम है वोमेन की। और इसके अलावा और बात करें कि जो कोटा लाया गया था ना, तो इसने मोटिवेट भी किया है कुछ कंपनीज को कि वो कुछ ना कुछ अहम बदलाव जो है ना वो लेकर आए अपनी कंपनी के बोर्ड में। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर बात करें कि कंपनीज अभी ना मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है ना, तो उसके हिसाब से भी यहाँ पर काम कर रही है, कि जो यहाँ पर इस कानून का मिनिमम रिक्वायरमेंट था, तो उसके हिसाब से भी काम कर रही है जब से यहाँ पर ये कोटा लागू हुआ है। तो यहाँ पर बात करें कि ये थर्ड ऑफ द कंपनीज, यहाँ पर ऐसी कंपनीज भी हैं जहाँ पर दो और दो से ज्यादा वोमेन भी बोर्ड्स में उनको जगह दी गई है। ओके, तो ये कोटा लागू होने के बाद की सिचुएशन है। तो बहुत सारी कंपनीज ने मतलब सही तरीके से भी यहाँ पर काम किया है। तो जो नई फीमेल हायर की जाती है ना, तो वो ज्यादातर हायर नंबर ऑफ क्वालिफिकेशन है उनके पास। ओके, तो यहाँ पर ज्यादा अभी चांसेस है, हायर प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि उनको आगे बढ़े, आगे लेकर जाए। तो साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि अगर हम कंपेयर करें ना मेल काउंटर पार्ट्स के साथ,
तो यहाँ पर हायर प्रोबेबिलिटी है कि वोमेन के पास ज्यादा यहाँ पर एडवांस डिग्रीज हैं, तो इतनी डिग्रीज जो है मेल काउंटर पार्ट्स के पास नहीं है। तो ये भी यहाँ पर एक सिचुएशन सामने आ रही है वोमेन के रिगार्डिंग। और आगे बात करें कि मेजोरिटी ऑफ जो कंपनीज हैं, तो 61% के आसपास जो कंपनीज है तो वो प्रायोरिटाइज कर रही हैं, ओके, मतलब कि वोमेन को अपॉइंट करें किस तरीके से, जो उनका प्रीवियस एक्सपीरियंस है सीनियर एग्जीक्यूटिव पोजीशंस के ऊपर उसके हिसाब से। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से भी अपॉइंटमेंट की जा रही है, तो मतलब जो फैमिली टाइज है ना, तो उनको एक साइड पे रखेगी। तो देखो फैमिली टाइज जब होंगे ना, तब आप ये नहीं कह सकते कि जो आपकी कंपनी का काम है ना वो बिल्कुल सही तरीके से चलना शुरू हो जाएगा। ओके, तो जब आप किसी बाहर के बंदे को रखोगे उसके तजुर्बे के हिसाब से, उसके काम के हिसाब से कि पिछले उसने यहाँ पर कौन सी पोजीशन पे काम किया है, तो उससे ज्यादा यहाँ पर बेनिफिट रहता है कंपनी को। तो कंपनी ने तो सैलरी देनी है ना, तो सैलरी उसी को देगी जो अच्छा ढंग का काम करके देगा। वो तो इसलिए यहाँ पर कुछ कंपनीज ऐसे भी है जो फैमिलियर टाइज को एक साइड पे रखती है और अच्छे यहाँ पर जो लोग हैं उनको हायर करती है। जैसे यहाँ पर अगर ऐसी वोमेन जो मतलब कि किसी सीनियर एग्जीक्यूटिव पोजीशन पर काम करके आई है, तो फिर उसको जो है ना अपॉइंट किया जाता है। तो यहाँ पर ऐसी वोमेन को अगर यहाँ पर सीनियर एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस भी उनके पास है, तो यहाँ पर ज्यादातर ना, तो वो उन्हीं के जो यहाँ पर जो काउंटर पार्ट होंगे, जो मतलब उन्हीं के जो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पोजीशन के ऊपर जो मेल काउंटर पार्ट होंगे ना, तो उसके मुकाबले में वो फेमिलियर टाइप से बंदा नहीं ढूंढेगी। वो यहाँ पर ढूंढेगी, तो यहाँ पर जो अगर कोई भी डायरेक्टर रिक्रूटमेंट करनी है या फिर कोई भी यहाँ पर वुमेन हायर करनी है, तो वो उनके अपने जो नेटवर्क्स हैं, तो वहां से वो लेकर आएगी। मतलब कि जो ऑलरेडी जो यहाँ पर पहले जो लड़की या कोई लेडी अगर एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे रही है, तो उसका भी कोई नेटवर्क रहा होगा वुमेन के साथ, तो उनको उसको पता होगा कि कौन बढ़िया काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। तो फिर वो उनको भी आगे जो है ना आगे लेकर जा सकती है जहां पर वो खुद जाएगी। ओके, तो ये भी यहाँ पर एक सही यहाँ पर सिचुएशन निकल कर आएगी। तो यहाँ पर फैमिली को आगे लाने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, जो अच्छा टैलेंटेड बंदा है ना तो वो आगे आ जाएगा। तो इससे भी यहाँ पर काफी फायदा रहता है। और यहाँ पर आगे बात करें कि जैसे हम बात करें किसी किन्हीं और कंट्रीज के हिसाब से, तो यहाँ पर जो नॉर्वे है ना, तो वहां पर भी यहाँ पर एक छोटा सा ग्रुप है यहाँ पर हाई प्रोफाइल वुमेन का, जो कि डायरेक्टर्स बनी हुई है। बहुत ही मतलब नंबर ऑफ कंपनीज है नॉर्वे में। तो वहां पर जब से वहां पर कोटा इंट्रोड्यूस किया गया है, तो कि मतलब इस तरीके से वहां पर भी वुमेन की पार्टिसिपेशन ना नॉर्वे में जो कंपनीज तो वहां पर बढ़ चुकी है। तो इंडिया में भी जो जेंडर कोटा है, तो उसका जो रिजल्ट निकला वो भी सही निकला है। ओवरऑल यहाँ पर नंबर ऑफ जो वुमेन है तो उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है, एज ए डायरेक्टर्स भी उनको यहाँ पर अपॉइंट किया जा रहा है। ओके, तो आगे यहाँ पर बात करेंगे इनफ ऑफ गूंगी गुड़ियास। ओके, तो कहने का मतलब बहुत सारे लेसन्स अभी हमें ना, जो हमने अभी रिसर्च की है, जो एज ए पॉलिसी मेकर्स हम बात करें, तो काफी कुछ नया सीखने को मिला है, नए लेसन्स हमें मिले हैं। तो यहाँ पर सिविल सोसाइटी ने कंपनीज को पुश किया है कि वो रिप्रेजेंटेशन जो है वुमेन की उसको बढ़ाए अपनी अपनी कंपनीज में। और साथ ही यहाँ पर जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वहां पर, और जो भी यहाँ पर जो बड़ी बड़ी पोजीशंस है वहां पर जो है ना वुमेन की रिप्रेजेंटेशन बढ़े। जो ये कोटा लिमिट उससे भी आगे जाकर, ऐसा नहीं कि कोटे ने अगर बोला है कि सिर्फ एक वुमेन की पार्टिसिपेशन हो, तो इससे ज्यादा हो, मतलब एक से ज्यादा वुमेन की आप जो है ना जो है पार्टिसिपेशन करें। तो यहाँ पर हमें देखने को मिला है कि कुछ कुछ कंपनीज ऐसे भी हैं जो कोटा लिमिट से आगे जाकर भी उन्होंने यहाँ पर जो है रिक्रूटमेंट किया है, अपॉइंट किया है बड़ी बड़ी पोस्ट के ऊपर वुमेन को। तो इसके चलते दूसरी ओर जो यहाँ पर जो जेंडर के प्रति जो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन निकलता है खासतौर पे लोअर लेवल्स के ऊपर, तो उसके ऊपर भी यहाँ पर जो है एड्रेस किया है, फोकस करने की कोशिश की है। तो सबसे पहला लेसन, जो सबसे पहली बात जो यहाँ पर कर रहे हैं कि जो लो सप्लाई रहती है जो क्वालिफाइड इंडियन वुमेन की, मतलब कि ये कोई इशू यहाँ पर नहीं है। तो शुरुआत में जो यहाँ पर क्रिटिक्स के द्वारा यहाँ पर क्रिटिसिज्म किया जाता था कि मतलब कि बहुत कम लेडीज निकल कर आती है जो हाईली क्वालिफाइड होती है, तो ऐसा नहीं है। अभी बहुत सारे यहाँ पर वुमेन है जो मतलब काफी बड़े पैमाने पर क्वालिफिकेशन उनके पास रहती है। तो यहाँ पर ये भी एक सिचुएशन रहती है कि क्यों इनकी जो गिनती कम रहती है। तो सबसे पहला रीजन ये है कि जो कॉर्पोरेट कल्चर है ना, वो ज्यादातर यहाँ पर रिलाई करता है ओल्ड बॉयज क्लब के ऊपर, मतलब कि जो पुराने जो मेल काउंटर पार्ट्स है उनके ऊपर, कि उन्हीं को डायरेक्टर लेवल रिक्रूटमेंट के लिए आगे लेकर आया जाए। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ा यहाँ पर ना बाधा है कि मतलब जिस तरीके से जो वुमेन है ना वो बोर्ड्स के ऊपर आगे नहीं आ पाती। तो ये सबसे बड़ा रीजन है कि मतलब जो कल्चर चलता रहा है ना कॉर्पोरेट कल्चर, तो उसको बदलने की जरूरत है। तो सबसे पहली बात तो ये कर रहे हैं ऑथर यहाँ पर। और आगे यहाँ पर बात करें कि हमें यहाँ पर प्रोफेशनल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सर्च फॉर्म्स के ऊपर यहाँ पर ना फोकस करना चाहिए, उनको यूज करना चाहिए, जिसके तहत हमें कोशिश की जानी हमारी कोशिश होनी चाहिए कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर वुमेन को जो है ना आगे लेकर आया जाए। अगर हम ऐसी सर्च फॉर्म्स के ऊपर अगर फोकस करते हैं, तो यहाँ पर अगर हम रिलाई करके बैठ जाते हैं ना यहाँ पर मेल हैवी नेटवर्क्स के ऊपर, कि एग्जिस्टिंग बोर्ड मेंबर्स के सामने जितने भी मेल होंगे, तो उनका ज्यादातर नेटवर्क भी मेल के साथ ही होगा ना, तो अभी उससे बचना है हमने।
ओके, तो यहाँ पर जो प्रोफेशनल एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके ऊपर हमने फोकस करना है, सर्च फर्म्स के ऊपर फोकस करना है कि जिससे कि एक अच्छी वोमेन जो है ना वो आपको एज ए वोमेन डायरेक्टर आपको मिल जाए। तो यहाँ पर इस तरीके से कंपनीज के सामने मौका होगा कि अपने आप को वो अपने जो बोर्ड्स हैं उनको डाइवर्सिफाई कर सके, अलग अलग पूल का टैलेंट जो है ना वो वहां पर इकट्ठा कर सके अपने बोर्ड्स में, और अच्छे तरीके से उनको जो है यूटिलाइज कर सके ज्यादा ज्यादा यहाँ पर फास्टर पेस में। और साथ ही साथ यहाँ पर जो ट्रांसपेरेंसी है, जो रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स है कि मतलब कि किस तरीके से बोर्ड लेवल अपॉइंटमेंट्स हो रही, तो इसके बारे में भी यहाँ पर इम्प्रूवमेंट लानी है। ओके, मतलब कि पता चलना चाहिए कि आप कितने यहाँ पर कितने बड़े पैमाने पर वोमेन की जो है ना अपॉइंटमेंट हो रही है आपके बोर्ड में, क्या क्वालिटी है, तो ये सब चीजें पता चलनी चाहिए। तो तभी जो है ना इन्वेस्टर्स का भी भरोसा बढ़ता है अगर ये सब चीजें इन्वेस्टर्स के सामने होती हैं तो। ओके, तो यहाँ पर अकाउंटेबल जो है ना वो चीज बनानी है फर्म को कि मतलब जो काम कर रहे हैं तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल ऑथेंटिसिटी है। तो यहाँ पर कोई भी अगर पड़ताल होती है तो मतलब उसमें सही चीज पाई जाए, तो ये मतलब ये सिचुएशन बनाकर चलनी है कंपनीज को। दूसरी यहाँ पर बात कर रहे हैं जो दूसरा लेसन है, तो यहाँ पर जो पॉलिसी मेकर्स है ना, तो यहाँ पर उनको यहाँ पर कंटिन्यू यूज करना है कोटास का, तो यहाँ पर प्रमोट करना है जेंडर इक्वलिटी को अलग अलग यहाँ पर सोसाइटल रैम्स में, मतलब कि अलग अलग यहाँ पर सामाजिक जो यहाँ पर दायरा ना उसके हिसाब से कोटा का यूज करके जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करते रहना है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि मतलब कि ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है ताकि जो कि वोमेन को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट यहाँ पर पहुंचाया जाए। कोई ऐसी पॉलिसीज बना लो जिसके तहत ना कि वोमेन अपनी बात आगे रखे, और यहाँ पर वोमेन को ज्यादा चांसेस मिलेंगी उसको अपॉइंट किया जाए एज ए बोर्ड डायरेक्टर या बोर्ड मेंबर। तो यहाँ पर ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ और सिर्फ आपने उनको वोमेन को भर्ती तो कर लिया लेकिन उसकी बाद में बात ही नहीं सुनी। ओके, ऐसा नहीं करना है। तो जब उसको अपॉइंट किया ना तो उसको इसलिए अपॉइंट करो कि उसकी बात भी सुननी है जब मीटिंग हो, और उसकी बात के ऊपर कोशिश हो तो अमल भी करना है रिसर्च करके आपस में सहमति करके। तो ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ अपॉइंट कर दिया सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के लिए या फिर इंप्रेशन बनाने के लिए कि हमने यहाँ पर जो हमारे सामने कोटा है तो उसके हिसाब से हम उसको फॉलो करके चल रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि उनकी आवाज भी सुननी है, उनकी बातें भी सुननी है, जो वो अपना एक्सपीरियंस देगी तो उसके ऊपर भी इम्प्लीमेंटेशन करनी है। और अभी आखिर में बात कर रहे हैं कि जो फाइनली जो हमारा उद्देश्य है ना तो वो यही है कि जेंडर इक्वलिटी को जो है ना हासिल करना। जितने मेल मेंबर बैठते उतने फीमेल मेंबर भी बैठे, तो यहाँ पर इक्वलिटी लेकर आनी। तो ये सिर्फ एक स्टार्ट हुआ है, तो अभी और बहुत एफर्ट्स यहाँ पर जरूरत है जिनको कि रैंप अप करते रहना है। तो यहाँ पर बहुत सारे ना ऐसे यहाँ पर एविडेंस भी हमें देखने को मिलते हैं जो हमें बताते हैं कि और भी यहाँ पर डेमोग्राफिक ग्रुप्स हैं जो मतलब कि कास्ट के हिसाब से, रिलीजन या सेक्सुअल ओरिएंटेशन के हिसाब से बैठे हुए हैं कि मतलब जिनके सामने ना बड़े पैमाने पर करियर बैरियर्स है, मतलब कि वो आगे नहीं बढ़ पाते, उनके पास क्वालिफिकेशन भी होती है लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाते। अगर हम और कास्ट, रिलीजन या किसी और यहाँ पर सेक्सुअल ओरिएंटेशन की बात करें तो अभी उनके ऊपर भी हमें सोचना है। तो पॉलिसी मेकर्स जो है, जो कंपनीज जो है, तो यहाँ पर उनको ना कॉन्टिन्यू अभी अपने एफर्ट्स जो है ना बढ़ाते रहना है, आगे बढ़ाते रहना है कि मतलब ऐसा कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए कि मतलब जो रियल इक्वालिटी है ना, जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है वो क्रिएट की जाए। मतलब ये चीज ना सोचा जाए कि मतलब उस बंदे की डेमोग्राफिक अगर बैकग्राउंड क्या है, मतलब कहाँ से आता है, बस उसका टैलेंट देखो आप। ओके, तो उसको अपॉर्चुनिटी आप दो, चाहे वो कोई यहाँ पर किसी पर्टिकुलर कास्ट से निकल कर आ रहा है या रिलीजन से निकल कर आ रहा है या फिर किसी भी यहाँ पर लिंग अनुपात से वो निकल कर आ रहा है। तो उस हिसाब से आप उनको मौका दो टैलेंट देखकर, मतलब इक्वालिटी दो, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी उनको दो। इस तरीके से आप अपनी पॉलिसी बनाओ ताकि जो कि इनको प्रमोट किया जाए, उस तरीके से आप जो ना काम कीजिए। तो यहाँ पर ये बातें की गई हैं ऑथर के द्वारा। तो ये इस आर्टिकल के ऑथर है, असिस्टेंट प्रोफेसर प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रोनिंगन। ओके, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रोनिंगन, ग्रोनिंगन नीदरलैंड में। ओके, तो नीदरलैंड इसकी कैपिटल क्या है, आम्स्टरडैम। ओके, तो ये भी नॉर्थ सी को टच करता है ये मुल्क। तो ये था पूरा का पूरा आर्टिकल। तो चलिए अभी बात करते हैं आज के इकोनॉमिक कंसेप्ट के बारे में। तो आज का जो टॉपिक है वो है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स क्या होते हैं, तो ऐसे कंज्यूमर गुड्स मतलब कि जो लंबे समय तक जो है ना कंज्यूम करते रहता है इंसान, कंज्यूमर जो है कंज्यूम करते रहता है इमिडिएटली के मुकाबले में। जैसे यहाँ पर कार्स हो गए, घर हो गए, रेफ्रिजरेटर्स हो गए, तो ऐसी चीजें लंबे समय तक जो चलती रहती है। ओके, तो यहाँ पर कोई भी अगर हम नॉन ड्यूरेबल चीजों की बात करें ना तो उसके ऑपोजिट अगर कोई भी चीज हो जो कि लंबे समय तक चलती है, तो मुझे एक एग्जांपल दो नॉन ड्यूरेबल यहाँ पर जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी। तो कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं नॉन ड्यूरेबल्स में। ओके, तो यहाँ पर भी कैटेगरी होती है, एक होता है ड्यूरेबल गुड्स, एक होता है नॉन ड्यूरेबल गुड्स, एक होता है सेमी ड्यूरेबल गुड्स। तो इन तीनों की मुझे आप एग्जांपल्स दो। ओके, कि ड्यूरेबल गुड्स किसको बोलते हैं, नॉन ड्यूरेबल किसको बोलते हैं, सेमी ड्यूरेबल किसको बोलते हैं, तो तीनों की एग्जांपल्स मुझे दीजिए। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये सभी ना यहाँ पर टाइप्स हैं किसकी, कंज्यूमर गुड्स की। ओके, तो इसका आंसर करें कमेंट बॉक्स में। तो कैसा लगा लेक्चर, तो अपना फीडबैक मुझे जरूर दें।
ओके, लेक्चर के बारे में, तो लेक्चर को शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। सो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।